हेलो एंड वेलकम टू एग्जामशाला। एग्जामशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़, व्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस पब्लिश्ड इन इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 18th of September 2021। 18 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उनके एडिटोरियल्स का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। और बेसिकली इस वीडियो में हम 4 पैटर्न्स पर अपना इमेजेस फॉलो करेंगे। दैट विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फर्स्ट, then we will go into the editorials part, and after discussing the editorials, based on this editorial we will be sharing you an MCQ based MCQ, and that is for current affair sections, and then we will have a question regarding the mains examination as well. So let us get started. The first important news is that the recent meeting of the GST Council, हालिया बैठक हुई है GST काउंसिल की, और उन्होंने कुछ आइटम्स को जो कोविड मेडिसिन और उनके रिलेटेड जो बाई प्रोडक्ट के मटेरियल्स होते हैं उन पर कुछ टैक्स रिलैक्सेशन दिए हैं, जिससे हो सकता है कि आने वाले समय में जो वैक्सीन्स है, कोविड वैक्सीन्स हो, रिलेटेड और भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, उनके दामों में कमी आ सकती है। और ये जो मांग उठ रही थी कि पेट्रोल एंड डीजल शुड बी, इनके प्राइसेस आर सोरिंग इन द एयर, इट शुड बी कंट्रोल और इट शुड बी लेविड इनसाइड द GST। सो उसको अभी हाल ही में आगे GST के अंदर लाने की कोई चर्चा नहीं हुई है, और इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि क्यों अलग अलग राज्य जो हैं वो पेट्रोल और डीजल को GST के अंडर लाने से मना कर रहे हैं। क्योंकि राज्यों के पास GST लागू होने के बाद अब लगभग एक ही या दो चीज़, यानी आप कहेंगे कि पेट्रोल डीजल हो या अल्कोहल हो, उसके अलावा और कोई भी चीज़ उनके पास बची नहीं है टू गेट रेवेन्यू। एंड दैट इज़ वाई नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट इन फेवर टू ब्रिंग petrol, diesel or even alcohol for consumption inside the GST, so that they can have a good amount of fair amount of revenue in their own hands. So अब GST काउंसिल से रिलेटेड MCQ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस विच वी नीड टू फोकस। सो सबसे पहले तो GST काउंसिल क्या होती है, तो हमको पता है कि GST काउंसिल जब 2017 से जब दो चीज़ें शुरू हुई या नया टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज, एक नया टैक्स, सारे टैक्सेस को हमने सबस्यूम करके एक नया टैक्स बनाया, और उस टैक्स को किन वस्तुओं पर लगाना है, कितना लगेगा, किन आइटम्स पे टैक्स की वैल्यू क्या होगी, टैक्स स्लैब क्या होगा, ये सारा डिसीजन इज बीन टेकन बाय द काउंसिल कॉल्ड GSTC, दैट इज़ GST काउंसिल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज़ अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो है एक फेडरल नेचर में है। दैट इज़ यहाँ पर यूनियन and states, that is union means the government of India and the government of other states are having kind of an equal share, and that is लिए it is constitutional as well as federal, and it is chaired by, इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, इस मीटिंग की चेयरमैनशिप कौन करता है, तो इस मीटिंग की चेयरशिप की जाती है बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और प्रेजेंटली शी इज़ निर्मला सीतारमन जी, and it was introduced as a part of constitution by 101, that is 101st 101वां अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये लाया गया था। 100वां एक अमेंडमेंट था ये, और इसका बेसिक काम GST काउंसिल का ये होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स आइटम्स पे लग रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज को, या तो सामान या तो सेवाओं पर GST कितनी लगेगी, कितना एक कंबाइंड टैक्स लगेगा, और उन स्लैब में फिर अलग अलग जो 0%, 12%, 18% इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं वो कितने लगेंगे, और किन आइटम्स पर लगाना है या नहीं लगाना है, दिस ऑल इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय द GST काउंसिल विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज वेल एज फेडरल बॉडी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 279A। अब इसके जो फेडरेशन की जो पार्ट है कि हाउ इट इज़ फेडरल लॉ, इसमें जो वोटिंग पैटर्न होता है, that is voting pattern is central is having 1/3 vote and states are having 2/3 vote, और किसी भी एक कंसेंसस पर पहुंचने के लिए, यानी किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी एक डिसीजन को लेने के लिए जितने लोग प्रेजेंट है उसका 75% सपोर्ट आपको चाहिए होता है, और उसको फिर वेटेड एवरेज निकालते हैं, यानी कि जितने लोग प्रेजेंट है उसका 1/3 वोट की पावर जो होती है वो सेंटर के पास होती है, और उसके 2/3 वोट की पावर होती है बाकी बचे हुए स्टेट्स में। So it is a kind of a federal structure. Federal structure means simple, a union government के पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होती कि वो अपने मन से कोई टैक्स लगा ले या हटा दे। सिमिलरली राज्यों के पास इतनी एक्स्ट्रा पावर नहीं होती कि वो अपनी इच्छा से, यानी दैट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन।
both the state government as well as the central government will have to get at least 75%, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को तो रेडी होना ही पड़ेगा। उसके अलावा ये जो बाकी के जो बचे 2/3 है उनमें से आधे स्टेट सही होंगे, तब जाकर कोई एक कंसेंसस पर बात होगी। और अभी तक जीएसटी काउंसिल के मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो कंसेंसस से ही यूनिलैटरली, ठीक है, कंसेंसस से ही चीज़ें शुरू होती हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फेडरलिज्म, एक टैक्स फेडरलिज्म की बात भारत जैसे देश में एक बड़ा कंप्लीट ढांचा है, जहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे वी सिट टुगेदर एंड वी फाइंड आउट द वेज टू वर्क। एंड इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और मेंबर्स कौन से होते हैं, तो राज्य अपने तरफ से या तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को या तो रेवेन्यू मिनिस्टर को या राजस्व मंत्री को, दोनों में से किसी एक को भेज सकते हैं। अगर इन केस दे आर नॉट अवेलेबल देन फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी कैन बी सेंट। और उसी मीटिंग के चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और वाइस चेयरपर्सन होते हैं उन्हीं राज्यों के वित्त मंत्रियों या राजस्व मंत्रियों में से चुना गया कोई एक और व्यक्ति। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द जीएसटी काउंसिल। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, अ जॉब टू डू। ठीक है, इट इज़ बेसिकली लिंक्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर एंड इन द मेंस syllabus, UPSC main syllabus, it is coming in the GS paper 2 where Indian economy and issues related to it like growth, development and employment. So भारत में जो हाल ही में लेबर फोर्स, पीरियडिक लेबर फोर्स की रिपोर्ट आई है, उसके बाद CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियाज एम्प्लॉयमेंट, इनके डेटा को कंबाइन करके एक स्टडी की गई और ये देखा गया कि अगस्त के महीने में 8.3% जो है भारत में बेरोज़गारी दर है, जो कि जुलाई के हिसाब से आप देखेंगे तो ज़्यादा है, 7% ही। और अब जाकर ये क्या है कि आने वाले समय में जो 9.2%, यानी कि पहले जो थी जून में और मई और जून के हिसाब से जो 11% और 9.2% थी, उससे कम है। लेकिन यह है कि जुलाई से ज़्यादा है, तो ये दिखा रहा है कि जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी की जो दर है वो एक फ्लक्चुएशन और फ्लेक्सिबिलिटी हम कोविड-19 से उभर तो रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कि हमारे जो उभरने का तरीका है, जो ग्रोथ है वो सस्टेन नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस है। और ये रिजल्ट हमको मिल रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटेड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। किस तरह से बेरोज़गारी दर जो है ना तो वो एक सतत रूप से बढ़ रही है ना तो कम हो रही है। सो हम कंपैरेटिवली मोड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कोविड की वजह से नहीं, कोविड के पहले से भी 2019 में भी जब पीरियडिक लेबर फोर्स PLF का डेटा आया था तो हम 40 साल के तब तक के हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पर पहुंच गए थे। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी GDP ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। नाउ दैट इज़ लीडिंग टू अ जॉबलेस ग्रोथ। नाउ जॉबलेस ग्रोथ मीन्स people who are rich, people who are wealthy they are getting wealthier, people who are they are poor are getting poorer, which increases inequality। ये समाज में असमानता बढ़ाता है और कहीं ना कहीं ऐसी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा समय के लिए चलती नहीं है और किसी इकोनॉमी के लिए इट इज़ नॉट हेल्दी। और इसी से जुड़ा हुआ एक इकोनॉमी में टेक्निकल टर्म आता है दैट इज़ कॉल्ड फिलिप्स कर्व, जो कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के रिलेशन को शो करता है। ऑथर इस आर्टिकल से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें भारत जैसे देश में, बड़े देश में अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना है तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ने की हमें छूट देनी होगी। जिस तरह से जो RBI ने एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी रखी है कि 2 + -4, यानी जो हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% और 4, यानी कि आप देखेंगे कि मोस्टली 2 से 6% के बीच में हम अपने इन्फ्लेशन की महंगाई दर को रखने का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है RBI की MPC, वो 2% कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6% के बीच में इसको कहीं ना कहीं बांध कर इन्फ्लेशन को रखना चाहती है। लेकिन बेस्ड ऑन द फिलिप्स कर्व ये देखा गया है कि कहीं कहीं लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन को छूट देने की, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। इन्फ्लेशन मीन्स द राइज इन द वैल्यू ऑफ द मनी, मनी की जो वैल्यू होती है उसमें कहीं ना कहीं अगर कमी आ रही है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। सो मोर मनी इन द मार्केट, तो ज़्यादा समाज में, ज़्यादा इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे होंगे, मीन्स देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट एंड देन देयर विल बी मोर क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड दैट इज़ वाई इट विल डाउन फॉल द लीडिंग एंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और इसी का एक रिलेशन जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझनी है, वो है
फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व गिव्स द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. वो कहता है कि कुछ समय के लिए किसी भी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी में देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन, यानी उल्टा रिलेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ समय तक. यानी कि अगर हम इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होना यानी कि अच्छी चीज़ है, यानी कि लोगों को रोज़गार मिलेगा. तो कुछ हद तक अगर हम सस्टेन्ड रूप से महंगाई को, हल्का सा इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे, डेट मीन्स किसी इकॉनमी में पैसे को पुश करेंगे, ज़्यादा मनी पुश करेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगी और फिर ज़्यादा कंजम्पशन भी होगा. तो इस कुछ समय के लिए ये चीज़ें जो है वो फिलिप कर्व को हमको देखते हुए वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, सो दैट अगर इन्फ्लेशन बढ़ भी जाए तो भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए. इस तरह की चीज़ें जो है ऑथर इज सजेस्टिंग. हाँ, ये बात ज़रूर है कि लंबे रन में, इन द लॉन्ग रन, यानी कि इसे हम कहते हैं स्टैग इन्फ्लेशन, जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि उससे फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है और ज़्यादा चीज़ें होने लगती है. दैट मीन्स इट क्रिएट्स ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो. बट फॉर शॉर्टर रन, छोटे समय के लिए फिलिप्स का भी ये बताता है कि जब हम महंगाई को बढ़ाएंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगा, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. लेकिन लॉन्ग रन में बड़े समय के लिए कभी कभी जब हम स्टैग इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई 10-15%, 20% के आसपास जब महंगाई बढ़ जाती है तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और फिर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन्फ्लेशन जो है वो, एम्प्लॉयमेंट कम होगा और इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी. दैट मीन्स ये रिलेशन जो है वो फॉलो नहीं होगा इन द लॉन्गर रन. सो शॉर्ट रन के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं. और क्योंकि हमारे इकोनॉमी को अभी एक पावर बूस्ट चाहिए तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट, खास करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर ध्यान देना चाहिए. जिस तरह से बहुत से एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमें सोच समझ कर स्पेंड करना चाहिए क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएंगे तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. सो उसका एक ऑल्टरनेटिव यहाँ ऑथर प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ इज़ गिविंग कि इरेस्पेक्टिव की इन्फ्लेशन पर उतना ध्यान ना देते हुए भी अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएं तो वी कैन क्रिएट एन आर्टिफिशियल डिमांड सो दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट. भारत जैसे देश में जहाँ पर केवल और केवल 80 मिलियन या उससे कम लोगों के पास ही सैलरीड या फिक्स्ड जॉब है, तो बाकी के लोग जो है वो कहाँ जॉब करते हैं. तो इतना इन लोगों का एक बड़ा एक आंकड़ा है. तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा है, यानी कि इनके पास जॉब होती है लेकिन फिक्स टेनर के लिए नहीं, फिक्स टाइम के लिए नहीं, फिक्स सैलरी अमाउंट के लिए नहीं. और यही कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी के लिए इट इज़ हार्मफुल फॉर इंडियन इकोनॉमी. और होता ही है कि समय समय के हिसाब से कभी ये एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो जाते हैं लेबर, कभी मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो जाते हैं और कभी सर्विस सेक्टर में. और इसलिए हमको तीनों अलग अलग सेक्टर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है. और इसी को हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स कि किसी व्यक्ति के किसी सिस्टम में ऐड होने के बावजूद भी जो आउटपुट है वो बढ़ता नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जांपल, एक खेत है, उसमें जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि 100 टन, एक क्रॉपिंग सीजन में 100 टन खेती उगता है, 100 टन अनाज उगता है उस खेत से. अब अगर उसमें 2 लोग काम करें या 4 लोग, 100 टन से ज़्यादा तो नहीं होगा, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है. तो हुआ ये कि पहले 2 आदमी मिलकर 100 टन उगा रहे थे. अब शहरों में काम ना होने की वजह से वो लोग वापस आते हैं और फिर उसी खेत में काम करते हैं, तो 4 आदमी मिलकर भी 100 टन ही उगाएंगे. और उसी को कहते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि छुपा हुआ बेरोजगारी. दैट मीन्स कि 2 लोग हो तो भी 100 टन उगेगा, 4 लोग होंगे तो भी 100 टन उगेगा. सो पर कैपिटा हैंडलिंग जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी. और दैट इज़ वाई इसको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो ऐसे नहीं दिखता लेकिन हैम्पर ज़रूर करता है. और इसी वजह से भारत को कहीं ना कहीं इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है. और करने की ज़रूरत क्या है, तो हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, खास करके लेबर इंटेंसिव जॉब्स में, ऐसे जॉब्स में, ऐसे सेक्टर में जो चीज़ें लेबर इंटेंसिव हैं. दैट मीन्स टूरिज़्म, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, MSMEs. So investment in these sectors can further lead to a better environment and then a sustained demand. So more investment in such middle class of manufacturing sectors will lead to better demand and then it will definitely will bring down the rate of unemployment. जो कि इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन LFPR वो 40% ही है, वो और ज़्यादा चिंता की बात है. मीन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मीन्स unemployment is calculated by
कि कितने लोग काम करने की स्थिति में है, हाउ मैनी पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू वर्क. सो इफ़ देर आर 100 पीपल, जिसमें से 90 पीपल आर वांटिंग ए वर्क, 90 लोगों को काम करना है बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, ओनली 90 आउट ऑफ 45 और 50 people are getting work. So remaining 40 will be counted as unemployed. But out of 100, if 60 people are only demanding to work, what about those 40 people who don't want to work? तो इस डेटा को हमारे जो करंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है या अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट मेथड में इनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक फॉल्टी अनएम्प्लॉयमेंट मैकेनिज्म सिस्टम है. हाउ वी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट नाउ, कि जिन लोगों को काम चाहिए माइनस जिन लोगों को काम मिला, बचे हुए लोग जो हो बेरोज़गार. लेकिन जिन लोगों को काम चाहिए वो भारत की जनसंख्या के कितने हैं उसका भी डेटा वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि भारत में 100 में से केवल 40% लोग ही काम करना चाहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज वेयर 60 आउट ऑफ 100 पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू वर्क. सो फॉर एन इकोनॉमी, especially for a developing economy which needs to develop, and if you really want to achieve the 5 trillion economy target, we need to increase our labor force participation by increasing skill. Now opportunities and innovations. So based on 3 different things, along with the support in investment climate, especially in the small sectors, MSME sectors, labor intensive sectors like tourism, support system, service system, MSME, medium, small and micro enterprises. These were the methods that we can increase employment in our country. Moving on to the another article is the New Horizons, that is the recently aligned factor of AUKUS. Okay, that is Alliance Australia, United Kingdom, England and United States. So in the same region of the Indo-Pacific, भारत के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जिस तरह से क्वाड है, ठीक उसी तरह से, जबकि उससे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से एक अलायंस बना है. उसके हाल ही में मीटिंग हुई है, एंड दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. इंडो पैसिफिक में अब हम देखेंगे कि ऐसे 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है. पहला तो क्वाड, that is India, Japan, Australia and US, then AUKUS, and then there are 5 Eyes. 5 Eyes means English speaking democracies of the world. And what are these? They are UK, USA, Australia, Canada and New Zealand. 5 English speaking democracies of the Pacific region. Along with that, again ANZUS, it is same, Australia, New Zealand and USA. So इस तरह की 4-5 organizations are currently active in the Indo-Pacific regions. Now recently उसकी एक मीटिंग में they have signed a better deal, जिसमें basically Australia has been given some nuclear powered submarine. Now here we have to understand the term nuclear powered submarine. न्यूक्लियर पावर सबमरीन मीन्स ऐसी सबमरीन जो न्यूक्लियर फ्यूल पे चलती है, यानी जिसका जो फ्यूल है, जिसकी एनर्जी है, दैट कम्स आउट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर. ध्यान रखना, न्यूक्लियर वॉर हेड वाली सबमरीन नहीं. सो इट कैन नॉट फाइट, इट डज नॉट हैव अ वेपन और न्यूक्लियर वेपन. ओनली थिंग इज न्यूक्लियर रिएक्टर्स गिव्स एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ दैट सबमरीन. उस सबमरीन को चलने में जो ऊर्जा लगती है, वट एवर एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, like some of these are electric submarines, some are for diesel. Now some are nuclear power submarine, means the power required for running those submarine comes from a nuclear reactor which is inside the submarine. So nuclear powered submarine means a submarine which is actually running on the power provided by the nuclear reactor. Now what we understand is nuclear capable submarine, ऐसी submarine which can fire nuclear weapons. So these are two different terms. So we have to understand very clearly. Now what is happening is recently there has been a meeting of AUKUS, that is Australia, UK and US in the same region. और ये author is saying कि how it is different than Quad.
एंड व्हाट इंडिया शुड बी डन और व्हाट इंडिया हैज़ द अपॉर्चुनिटी इन द वेलिंग रीजन. So इस region में currently there are running 4 such kind of organization, and mostly it is being seen that it is only all of them are against the Chinese aggression. So the recent meeting shows a powerful signal from the USA that it is still in the game. हुआ ये कि when the USA left Afghanistan, there was a global shame, a global hypocrite, a global condemnation of the US, a global loss of power, degeneration of respect. So there was a lot of hue and cry, and it was seen as a moment of fall of the USA. Just like the UK, United Kingdom में इजिप्ट का केस हुआ था सुएज कैनल में, ठीक उसी सिचुएशन से इसको जोड़कर देखा जा रहा था. दैट मीन्स द फॉल ऑफ द पावर ऑफ द USA. बट द रिसेंट मीटिंग शोज कि नो, द USA is still the boss of the world and it is still the leader. Secondly, it has more decided and clear alternative, clear motives, objectives than Quad. क्वाड की तुलना में इसके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव है, जो कि क्लियरली एक मिलिट्री अलायंस है, जिसने पहले ही अपनी मीटिंग में एक मिलिट्री डील, स्ट्रेटेजिक डील की बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड USA. अनलाइक क्वाड जिसका कोई खास अलायंस नहीं, एक हर एक सेक्टर में मल्टी सेक्टोरल है, whereas AUKUS is specifically military and security alliance, which can be seen that a nuclear powered submarine was given to Australia by the USA for patrolling in the Indo-Pacific region, especially related to the South China region also. Now it has also cleared, AUKUS ने अपनी मीटिंग में अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर किया है कि जो उस क्षेत्र के 38 कंट्री हैं उनको प्रोटेक्शन देना है अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशन. सो देयर मीटिंग्स एंड देयर डिसीजंस आर इक्वली क्लियर्ड. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द इंटरनेशनल सिनेरियो, ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन रिफर्ड एज द वेस्टर्न सोर्ड ऑफ अमेरिका. ऑस्ट्रेलिया को USA की इंडो पैसिफिक में तलवार की जैसा कहा जा रहा है. सो नाउ ऑस्ट्रेलिया इज बिकमिंग अ क्लियर अलाई ऑफ USA in that region, which is actually good for India, so that we will be having a stable base. Like-minded democracies will have power. Australia, Japan in this region, and India, and definitely USA is present in this region, so we can put a combined pressure on the extremism and extremist growth of the Chinese. Recently, the backdrop of these situations are basically Australia and Chinese relations are not very good due to some trade-related issues and trade-related aggressions by the Chinese company, by the Dragon. और अभी ये देखने को मिल रहा है कि उनके पास जो 200 बिलियन की ट्रेड हुआ करती थी, चाइना यूज्ड टू बी द बिगेस्ट पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड 200 बिलियन एनुअल ट्रेड होती थी. नाउ दैट हैज़ बिकम टू द लोएस्ट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक and economic interest. China is putting and forcing its economic interest over the Australian regions, and that is why Australia want to irritate and using with the help of USA. और इसी में आप देखेंगे कि जो डील UK, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में हो रही थी बेस्ड ऑन द डील ऑफ सबमरीन एंड अदर मोटिवेशन एक्टिविटीज़, उसको उसने पैकड्रॉप में रखकर उसने ऑस्ट्रेलिया हैज़ मूव्ड टू USA to get a nuclear powered submarine, which is actually hampered the relation between France and Australia. Now what is there for India to do? भारत को इसमें करने की क्या ज़रूरत है? India is friends. India has a good relation with France as well as Australia and along with USA. What we need to do is we can negotiate a plan between France, क्योंकि UK already present है, ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट है, USA प्रेजेंट है, वी नीड टू इंक्लूड. सो हम फ्रांस के साथ बात करके एक कंप्लीट अलायंस बना सकते हैं, दैट इज़ फ्रांस, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, एंड देन वी कैन काउंटर दिस चाइनीज एग्रेशन स्पेशली इन द साउथ चाइना सी एंड द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड इंडिया कैन प्ले अ बेटर रोल. और साथ ही साथ वी कैन गो अ फ्रेंच कोलैबोरेशन से, बिकॉज फ्रेंच इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल एंड दे नीड अ डिफेंस पार्टनर. सो एट द एंड ऑफ द डे वी कैन टेक the French technology. French technology is especially good in naval powers and supplementary naval powers. So we can take naval technology and get a more naval alliance. इसी बीच में अगर साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक रीजन्स में ज़्यादा मिलिट्री
और नेवल प्रेजेंस होगी, सो इंडिया के पास जो इकलौता भार है टू काउंटर चाइनीज विल डेफिनेटली विल गो डाउन, एंड इसके बीच में वी कैन focus more on reinventing and rejuvenating our naval superiority. So it is good for the coming days. So India should collaborate with all these like-minded democracy and to keep a check on the extremism of China and put an alternative pressure so that our land borders can be equally maintained by our sea checkup points. Moving on to the next important article is about the bad banks. Okay, so what are bad banks? Bad banks are basically banks जो कि नॉर्मल बैंकों के NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे अकाउंट्स, ऐसे लोन्स जो 90 दिन के बाद भी अपना इंटरेस्ट नहीं चुका रहे हैं, उनको NPA कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दिए गए लोन पर ना तो इंटरेस्ट आ रहा है और ना ही आने वाले लंबे समय में जो अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट है, वो भी रिटर्न आने की संभावना है, उसको हम कहते हैं NPA। हाल ही में देखा गया कि बैंकों के NPA काफ़ी बढ़ रहे थे। तो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये बैड बैंक इन बैंकों के NPA को खरीद लेती है एट अ नॉमिनल रेट, ऑक्शन रेट। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ये बैंक जिनके पास NPA अकाउंट बढ़ रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स, वो ख़त्म हो गए, तो अब इनकी लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। And when the banks will have the capacity of giving loans, there will be more money in the market, and when there is more money in the market, there will be better investment. Better investment will lead to better manufacturing demand, and it will be good for economy. But when the banks will having NPAs, बैंकों के पास अगर NPA ज़्यादा होगा तो उनकी lending capacity वैसे भी कम होगी, क्योंकि they have to maintain a particular ratio between कुछ ऐसे लोन्स जो NPA हो गए हैं और कुछ नए लोन्स के बीच में दे हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर रेशियो, और इसलिए इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते थे। मीन्स कि बैंकों के पास भी NPA हो रहा है और जिन कंपनियों ने लोन लिया है वो तो वैसे भी चुका नहीं पा रहे, तो उनकी बैलेंस शीट में भी लोन दिख रहा है और यहाँ पर भी लोन दिख रहा है, तो ये ना ज़्यादा लोन ले सकते हैं और ये ना ज़्यादा लोन दे सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड अ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम विच फर्दर लेड टू द लो इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट, leading to less growth in the manufacturing sector. So what a bad bank does is it purchases the NPA, बैंकों के NPA को कम रेट में खरीद लेता है, जिसको हम कहते थे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और भारत की इस बैड बैंक का नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। तो ये होता ही है कि बैंकों से ये अपना NPA खरीद लेंगे और फिर एक मिनिमम रेट में। नाउ द जॉब उन NPA से पैसा वसूल करना बाय ऑक्शंस, या जिन लोन्स के बदले में जो सिक्योरिटी उन कंपनियों ने दी थी जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उन पार्टीज ने आर नॉट एबल टू रीपे द लोन्स, उनकी सिक्योरिटीज़, उनके एसेट्स को मोनेटाइज करना, उनसे पैसे वसूलना। नाउ दैट विल बी द वर्क ऑफ दिस ARC, एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी, नॉट ऑफ द बैंक्स। सो बैंकों का वहाँ टाइम, रिसोर्स दोनों बचेगा और उनकी बैलेंस शीट भी क्लियर हो जाएगी, and so that they will be able to give more loans and the economy will be better. Now from where the bad banks will get money to purchase this? So इसको इनिशियल रूप से सरकारें पैसा देंगी, जो कि हमारे बजट में ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया था, और हाल ही में 30,000 करोड़ के आसपास एक फंड बनाकर दिया गया है। और ये क्या करेंगे, 15 से 85, 15:85 के फॉर्मेट में ARC खरीदते हैं। दैट मीन्स अगर उनने किसी एक बैंक से उनके NPA को ख़रीदा तो उसके 15% मनी दैट विल बी गिवन इन कैश, और बाकी के जो 85% उस NPA का प्राइस है वो दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। और उस सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को बाद में मनी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में उसकी ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि उसका गारंटर गवर्नमेंट है। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मीन्स द गवर्नमेंट इज़ गिविंग अ सिक्योरिटी ऑन अ सर्टिफिकेट कि आने वाले समय में जो भी 85% है, सपोज करिए कि 100 रुपीज़ का एक NPA है, तो 15 रुपये तो उन्होंने कैश दे दिया और 85 रुपीज़ गवर्नमेंट ने वादा किया है कि ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट आप जब लेकर आएंगे आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, वी विल रिटर्न यू द 85 रुपीज़। नाउ बैंक विल डू कि इन 85 रुपीज़ के सर्टिफिकेट को इसकी ट्रेडिंग कर सकती है, स्टॉक मार्केट में उठा सकती है और इसको अलग अलग प्राइस में बेच सकती है। सो इससे होगा ये कि बैंक विल रेज मनी फ्रॉम द मार्केट एंड गवर्नमेंट विल नॉट हैव टू पे एट वंस, एक ही बार में पैसे देने की ज़रूरत नहीं। सो दिस वाज अ
important security reserves. इस basis पे it will be purchased by the banks. Now there have been some concerns regarding this, and what are the concerns is कि whatever the money is being used by the bad banks is actually the money of the people. सरकार उसको पैसे इन्वेस्ट करी, यानी कि लोगों का पैसा है. यानी कि इसमें अगर सोचें कि एनपीए किसका है, प्राइवेट कंपनीज का, उसको खरीद कौन रहा है, बैड बैंक्स. किसके पैसे से, बेस्ड ऑन द मनी ऑफ द पीपल. और आगे चलकर अगर वो एनपीए वसूल नहीं कर पाए, अगर एनपीए क्लियर नहीं होगी तो नुकसान किसका होगा, गवर्नमेंट का, पब्लिक मनी. सो दिस हैज़ बीन द कंसर्न कि अगर आपने एनआरसी बनाया, बहुत अच्छी बात है, बैंकों को उनके लोड से किया, द लोड हैज बीन शेयर्ड एंड दे विल बी मोर इन्वेस्टमेंट अनडाउटेडली. बट व्हाट हैपेंड, एनपीए हटा नहीं, एनपीए हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम अ बैंक टू अ बैड बैंक. एनपीए हटा नहीं, एंड दैट इज़ वाई ये देखा गया है कि पब्लिक के पैसे पर प्राइवेट कंपनीज के एनपीएस को फंड करना किस हद तक सही है, अगर अनलेस एंड अनटिल इट इज़ able to restore the money. If it is able to restore the money, it is well and though, but if it is not able to restore the money, then it is a problem. And that is why the government जो क्या कर रही है, कुछ उसने कदम उठाए हैं कि टाइम बाउंड रेजोल्यूशन, यानी कि जो भी एनआरसी या एनपीएस वो खरीदेंगे, उस कंपनी के पास, नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी विल हैव अ टाइम बाउंड लिमिट टू मोनेटाइज दोज एनपीएस. जो एनपीए उन्होंने ख़रीदा है उसके बदले जो दी गई सिक्योरिटीज़ थी उसको मोनेटाइज करके, बेच कर, क्लियर करके सारा का सारा अकाउंट वापस लाना है. सो एसेट का रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी टाउन बाउंड तरीके से होगा, एंड दैट इज़ वाई इट विल बी मोर इफेक्टिव. अदरवाइज़ होगा ये कि बैंकों से एनपीए उठकर बैड बैंक में जाता रहेगा, तो चीज़ें बदलेंगी नहीं, बस रीस्ट्रक्चर होती रहेंगी. और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बैंकों की बैलेंस शीट तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन सरकार की बैलेंस शीट में नुकसान होगा. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि एआरसीज़ को प्रोफेशनली काम करना होगा, एंड एनपीए का देने का जो मैकेनिज़्म है, एनपीए क्लियर करने का मैकेनिज़्म वी हैव टू डू. ये तो हुआ आफ्टर सोल्यूशन, बट एनपीए हो ही ना, उसके लिए देखने के लिए वी नीड टू बिल्ड अ बेटर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. लोन देने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीपेइंग कैपेसिटी. ओके, कितनी सिक्योरिटी पर आप कितना लोन दे रहे हैं, दैट ऑल्सो द सीईओज ऑफ द बैंक्स ऑफ द बोर्ड 2008 से लेकर 2010-12 तक बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के, बिना किसी खास मैकेनिज्म के लोन बांटे गए, एंड दैट लेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनपीए प्रॉब्लम. ठीक है, रसूखदार लोगों को, पहचान वाले लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिल जाता है. तो उस चीज़ों पर हमें ध्यान देखना है कि कंपनियां, उन्हीं कंपनियों को लोन मिले जिनकी रीपेइंग कैपेसिटी अच्छी हो, सो एनपीए बढ़ेंगे ही नहीं. तो bad banks is a solution to tackle the NPA, but what we need to focus is so that there will be no NPAs at all. So we need to focus on this कि NPA बढ़े ही नहीं, बढ़ने के बाद टैकल करने से अच्छा है. So we need to develop a better banking infrastructure, a better lending mechanism and a trust so that those NPAs can be done away with the better investment and monetization schemes. Now let us see the question. Based on that GST question, तो GST Council एक constitutional body है. It recommends goods and services, and it is co-chaired by, or the vice president is Union Revenue Secretary. So you have to give your answer in the comment box. 1 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 3 and 1 only. Now we'll see our main question, that Indo-Pacific region जो है has become the new axis of world. भारत के, दुनिया के वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक नया धुरी बनी है इंडो पैसिफिक रीजन. Okay, so we'll see you in the next video. Till then, take care. Jai Hind.